उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में गोपी नाम का एक बूढ़ा आदमी रहता था। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था, जो उसके लंबे और संघर्षपूर्ण जीवन के अनुभवों को दर्शाता था। उसके बाल पतले और सफेद थे, मानो समय के अटूट प्रवाह के साक्षी हों। हर दिन दादा गोपी फटे हुए कपड़ों में गांव की सड़कों पर चलते थे। उनकी कमीज कई सालों से पहनी हुई लगती थी, जगह जगह पैबंद लगे हुए थे। उनके पैरों में लगी चप्पलें भी लगभग टूट चुकी थीं, मानो अब उनके धीमे कदमों का साथ नहीं दे सकती थीं। गांव के लोग गोपी को एक साधारण व्यक्ति के रूप में जानते थे, जो ज्यादा नहीं बोलते थे लेकिन बहुत परवाह करते थे। वह अक्सर एक छोटी सी प्लास्टिक की थैली के साथ पारंपरिक बाजार में दिखाई देते थे, जिसमें कुछ खास नहीं होता था। वहां के लोग सोचते थे कि गोपी एक गरीब दादा हैं, जो केवल बचे खुचे भाग्य के सहारे जी रहे हैं। वे गोपी को किसी खास व्यक्ति के रूप में नहीं देखते थे, बस एक बूढ़ा आदमी जिसके पास कुछ नहीं था। लेकिन एक बात थी जो गोपी को उनकी साधारण उपस्थिति से अलग करती थी, उनकी तेज आंखें। यह क्रोध से तेज नहीं थीं, बल्कि गहरी अवलोकन से तेज थीं। उनकी हर नजर ऐसी लगती थी मानो कुछ रिकॉर्ड कर रही हो। वह अपने आसपास होने वाली हर चीज को देखते थे, सुनते थे और समझते थे। व्यापारियों की शिकायतों से लेकर बढ़ती कीमतों के बारे में, उन मजदूरों तक जो नौकरी खोजने की कठिनाई के बारे में बात करते थे। दादा गोपी गांव के किनारे एक छोटे से घर में रहते थे। वह घर विलासिता से बहुत दूर था। उसकी छत पुरानी टाइलों से बनी थी, जिनमें से कई जगह लीक हो चुकी थीं। दीवारें लकड़ी की थीं, जिनका रंग फीका पड़ चुका था। संगीत मानो वह व्यक्ति जिसने अपना सारा भाग्य धैर्यपूर्वक स्वीकार कर लिया हो। उस सुबह गोपी अपने घर में एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर बैठे थे। उनकी निगाहें दूर फैले धान के खेतों की ओर थीं। वह धूप में काम करते किसानों को देखते थे। संगीत गोपी मुस्कुराते थे। संगीत कुछ ऐसा था जो केवल गोपी जानते थे, एक बड़ा रहस्य जो उन्होंने गहरे छिपा रखा था। कोई नहीं जानता था कि दादा गोपी वास्तव में कौन थे। किसी को यह अनुमान नहीं था कि उनकी साधारण उपस्थिति के पीछे एक ऐसी कहानी छिपी थी जो सभी को चौंका देगी, एक ऐसे बूढ़े आदमी की कहानी जिसे हमेशा गरीब माना जाता था, लेकिन उसके पास एक अकल्पनीय धन छिपा था। एक ऐसा धन जिसे उन्होंने चुपचाप एक बड़े उद्देश्य के लिए बचा रखा था, सिर्फ एक साधारण जीवन जीने से बढ़कर। और यहीं से गोपी की कहानी शुरू होती है, एक ऐसी कहानी जो बहुत से लोगों के दृष्टिकोण को बदल देगी। एक ऐसी कहानी जो सिखाएगी कि कभी-कभी जो कुछ बाहर से दिखाई देता है, वह हमेशा सच्ची वास्तविकता को नहीं दर्शाता है। उस दिन गांव में एक महत्वपूर्ण घोषणा फैली। संगीत दादा, शहर में एक बड़ी सभा है। संगीत, यह गरीब लोगों के लिए सामाजिक सहायता पर चर्चा करने के लिए है, उन लोगों के लिए जिन्हें वास्तव में इसकी आवश्यकता है। व्यापारी ने कहा, पता नहीं किसे वह सहायता मिलती है, लेकिन हम जो यहाँ गरीब हैं, हमें वह वास्तव में नहीं मिलती। गोपी के सामने कुछ लोग चिल्ला रहे थे। गोपी ने केवल सिर हिलाया और मुस्कुराया। वह जानते थे कि यह एक ऐसी लड़ाई थी जिसे लड़ा जाना चाहिए, एक ऐसी आवाज जिसे सुना जाना चाहिए। इस दृढ़ संकल्प के साथ गोपी सुबह सुबह शहर जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने, हालांकि वे अभी भी फटे हुए लग रहे थे। वह एक छोटी प्लास्टिक की थैली लाए जिसमें कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज थे जिनकी आवश्यकता हो सकती थी। और धीमे कदमों से वह कार्यक्रम स्थल की ओर चल दिए। शहर पहुंचने पर माहौल बहुत भीड़-भाड़ वाला था। आंगन में लग्जरी गाड़ियां खड़ी थीं, अधिकारी एक-एक करके अपनी गाड़ियों से उतर रहे थे। गांव के लोग एक तरफ इकट्ठे थे, जिनमें से ज्यादातर ने साधारण कपड़े पहने थे, जबकि सरकारी अधिकारी और सांसद कमरे के सामने शानदार कुर्सियों पर बैठे थे।
गोपी सावधानी से अंदर चले गए। उनकी उपस्थिति, जो अधिकारियों से बहुत अलग थी, ने ध्यान आकर्षित किया। सुरक्षा गार्डों में फुसफुसाहटें थीं। ऐसा लगता है कि दादा को पता नहीं है कि वह कहाँ है। यह बूढ़ा आदमी यहाँ क्या कर रहा है? एक गार्ड ने फुसफुसाया। दूसरा मुस्कुराया, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। मैं केवल गरीब लोगों की शिकायतें सुनने के लिए यहाँ हूँ। संगीत संगीत कुछ लोगों की फुसफुसाहटें उनके कदमों का पीछा करती रहीं। गोपी पीछे की सीटों में से एक पर बैठ गए, मुख्य मंच से दूर। इस बीच अधिकारी एक एक करके बोलना शुरू कर रहे थे, योजनाओं और सहायता के बारे में लंबे भाषण दे रहे थे जो केवल कागज पर अच्छी लगती थीं। लेकिन पीछे की तरफ गोपी केवल देखते रहे। वह जानते थे कि वे जो कुछ भी कहते थे वह उनके गांव में वास्तविक स्थिति से बहुत दूर था। और जब आकांक्षाएं व्यक्त करने का अवसर खुला तो गोपी खड़े हो गए। उनके कदम धीमे थे लेकिन दृढ़ विश्वास से भरे थे। वह सामने वाले माइक्रोफोन की ओर चल दिए। सभी की निगाहें उन पर थीं। फुसफुसाहटें फिर से शुरू हो गईं। कुछ लोग तो हल्के से हंस भी पड़े। वे विश्वास नहीं कर सकते थे कि एक बूढ़ा आदमी फटे कपड़ों में महत्वपूर्ण अधिकारियों के सामने वास्तव में बोलेगा। लेकिन गोपी को परवाह नहीं थी। वह जानते थे कि यह छोटे लोगों की आवाज सुनने का समय था। हालांकि उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि आगे जो होगा वह केवल उपहास नहीं होगा, कुछ बहुत अधिक दर्दनाक उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। जब दादा गोपी माइक्रोफोन के सामने खड़े हुए तो कमरा, जो पहले फुसफुसाहटों से भरा था, धीरे धीरे शांत होने लगा। सभी की निगाहें बूढ़े आदमी पर थीं जो इतना छोटा और कमजोर लग रहा था। गोपी ने गहरी सांस ली। उनकी आंखें सामने वाली सीटों की कतार की ओर थीं, जहां अधिकारी और सांसद गर्व से बैठे थे। लेकिन इससे पहले कि गोपी अपना मुंह खोल पाते, सामने की कतार में बैठे एक सांसद से हंसी की आवाज आई। एक आदमी जो अपनी घमंड के लिए जाना जाता था, जिसका नाम था मिस्टर यादव। तिरस्कार भरे लहजे में उन्होंने कहा, सुनिए दादा, यह कोई ऐसी जगह नहीं है जहां लोग बिना किसी उद्देश्य के आते हैं। क्या आपको लगता है कि यह एक पारंपरिक बाजार है? अगर आपको भीख मांगनी है तो सीधे ग्राम प्रधान के कार्यालय में जाएं। हल्के फुल्की हंसी सुनाई दी। गोपी शांत रहे, उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उन्होंने थोड़ी देर के लिए अपना सिर झुकाया, फिर माइक्रोफोन उठाया, बोलने की कोशिश की। लेकिन मिस्टर यादव ने फिर से बात की, इस बार और तेज आवाज में। आप क्या कहना चाहते हैं? अपनी पोशाक तो देखिए। क्या आपको लगता है कि आप जैसे लोग कुछ जानते हैं? संगीत 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 संगीत, यहाँ ठीक से कपड़े पहनना भी नहीं आता। कुछ अधिकारी गोपी के पास जाने लगे। उनमें से एक ने उनके कंधे को छुआ, उन्हें जाने का इशारा किया। लेकिन इससे पहले कि वह चले जाते, गोपी ने आखिरकार बात की। उनकी आवाज धीमी थी लेकिन पूरे कमरे में सुनाई देने के लिए काफी स्पष्ट थी। सर, मैं भीख मांगने नहीं आया हूं। मैं सिर्फ यह बताना चाहता हूं कि हमारे गांव में गरीब लोगों का जीवन कितना कठिन है। यदि आप इसे सुनना नहीं चाहते हैं तो यह आपका अधिकार है। लेकिन याद रखिए, एक नेता को लोगों को उनकी उपस्थिति से नहीं आंकना चाहिए। संगीत मिस्टर यादव हंसे और बड़े शब्दों में बात करने लगे, यह नहीं जानते हुए कि सच्चाई जल्द ही सामने आएगी। संगीत संगीत संगीत। गोपी सिर उठाकर कमरे से बाहर निकल गए। हालांकि उनका दिल भारी था। वह गुस्से में नहीं थे, न ही द्वेषपूर्ण थे, लेकिन उनके मन में गहरी निराशा थी। वह सोचते रहे कि कैसे एक नेता इतनी आसानी से गरीब लोगों को केवल उनकी उपस्थिति के कारण तिरस्कार कर सकता है। लेकिन वह शांत रहे। सच्चाई सामने आने का हमेशा समय होता है।
नगर पालिका के बाहर कुछ ग्रामीण जो उस घटना के गवाह बने थे उनके पास आए। एक माँ दयालु चेहरे के साथ ने कहा, हमें माफ कर दीजिए दादा, हम आपकी रक्षा करने की हिम्मत नहीं कर सके। वे बहुत शक्तिशाली थे। हम केवल गरीब लोग हैं। हमारी आवाज कौन सुनेगा? गोपी ने धीरे से सिर हिलाया और मुस्कुराया, कोई बात नहीं माँ। कभी कभी सच्चाई को सुनाने के लिए समय का इंतजार करना पड़ता है। चिंता मत करो। बिना और कुछ कहे गोपी घर लौट आए। गांव की सड़क जो पहले नीरस लगती थी अब केवल उदासी और चिंता से भरी हुई लग रही थी। और वह जानते थे कि आज जो हुआ वह कुछ बड़े का हिस्सा था। अपने छोटे से साधारण घर में गोपी एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर मेज के सामने बैठे थे। उन्होंने एक पुरानी नोटबुक खोली। उसमें उनके गांव के गरीब लोगों की स्थिति के बारे में बहुत कुछ लिखा था। व्यापारियों की शिकायतें, किसानों की कहानियां और छोटे मजदूरों का संघर्ष जो सालों से जीने के लिए संघर्ष कर रहे थे। सब कुछ दर्ज था। यह नोटबुक उन लोगों के लिए है जो कमजोर दिखते हैं, उन्होंने धीरे से बुदबुदाया, लेकिन उन्हें नहीं पता कि सच्ची ताकत हमेशा बाहर से दिखाई नहीं देती। फिर गोपी ने अपनी लकड़ी की मेज का दराज खोला। उस दराज से उन्होंने एक मोटा दस्तावेज निकाला जो बहुत महत्वपूर्ण लग रहा था। उसके कवर पर उनका पूरा नाम लिखा था, गोपी संतोष। यह दस्तावेज विभिन्न उत्तर प्रदेश क्षेत्रों में फैली हुई बागानों और बड़े व्यवसायों के स्वामित्व का प्रमाण था। वह धन जो उन्होंने इतने समय से छिपा रखा था, अपने करीबी लोगों से भी। उन्होंने उन दस्तावेजों को शांति से देखा, गर्व से नहीं बल्कि जिम्मेदारी की भावना के साथ। क्योंकि गोपी के लिए धन केवल दूसरों की मदद करने का एक साधन था। और अब शायद वह समय आ गया था जब उन्हें इसका उपयोग करना था। अब बहुत हो गया। वे गरीब लोगों को बहुत तिरस्कार करते हैं, उन्होंने दृढ़ता से धीरे से कहा। अब उन्हें यह सीखने का समय आ गया है कि जो कुछ भी साधारण दिखता है वह कमजोर नहीं होता। इस दुनिया को और अधिक न्याय की आवश्यकता है। उस रात गोपी ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। वह दिखाएंगे कि वह वास्तव में कौन थे, बदला लेने के लिए नहीं बल्कि उन लोगों को सबक सिखाने के लिए जिन्होंने हमेशा गरीब लोगों को कम करके आंका था। वह जानते थे कि यह कदम उन्हें चुनौतियों से जूझने पर मजबूर करेगा, लेकिन वह यह भी जानते थे कि सच्चाई को बताना होगा, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। और कहीं और शहर में मिस्टर यादव और जिन अधिकारियों ने गोपी का अपमान किया था वे अभी भी हंस रहे थे, इस बात से अनजान थे कि अगला दिन ऐसा दिन होगा जिसे वे कभी नहीं भूलेंगे। अगले दिन शहर का माहौल फिर से भीड़भाड़ वाला था। अधिकारी और सांसद जो पहले कार्यक्रम में उपस्थित थे फिर से चर्चा जारी रखने के लिए इकट्ठा हुए। मिस्टर यादव हमेशा की तरह सामने आत्मविश्वास से बैठे थे। वह अभी भी कल की घटना के बारे में बात कर रहे थे, कभी कभी हंसते हुए जब उन्हें याद आता था कि उन्होंने उस बूढ़े आदमी को कैसे शर्मिंदा किया था जिसे वह अज्ञानी मानते थे। ऐसे लोगों को सबक सिखाना ही पड़ता है, उन्होंने अपने सहकर्मियों से व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। जरा सोचिए, ऐसे कपड़े पहनकर एक आधिकारिक कार्यक्रम में आते हैं। क्या उन्हें लगता है कि हम आम लोगों की शिकायतें सुनने वाले हैं? अधिकारियों के बीच हल्की फुल्की हंसी सुनाई दी। किसी ने उन्हें टोकने की हिम्मत नहीं की क्योंकि वे जानते थे कि मिस्टर यादव कितना प्रभावशाली थे। लेकिन इस आत्मविश्वास भरे माहौल के बीच बैठक कक्ष अचानक शांत हो गया। सभी की निगाहें एक बूढ़े आदमी पर थीं जो धीरे धीरे अंदर चला आया। संगीत, यह गोपी थे। संगीत संगीत संगीत। कोई हंसी नहीं थी, कोई फुसफुसाहट नहीं थी, सभी यह जानने का इंतजार कर रहे थे कि क्या होगा। मेरा नाम गोपी संतोष है, गोपी ने माइक्रोफोन के सामने खड़े होकर शांति से कहा, और मैं आपसे ज्यादा बड़ा हो सकता हूं जितना आप कल्पना कर सकते हैं।
जो आंखें पहले गोपी को तिरस्कार से देख रही थीं, अब चौड़ी हो गईं। मिस्टर यादव, जो आमतौर पर आत्मविश्वास से भरे रहते थे, अपनी कुर्सी पर बेचैन लग रहे थे। उन्होंने एक हल्की मुस्कान देने की कोशिश की, लेकिन यह स्पष्ट था कि वह घबरा रहे थे। मैंने जानबूझकर इतने समय से अपनी पहचान छिपा रखी थी, गोपी ने जारी रखा। मैं देखना चाहता था कि सत्ता में बैठे लोग गरीब लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। और कल आपने मुझे दिखाया कि आप उन लोगों के प्रति कितने घमंडी और उदासीन हैं जिन्हें आप कमजोर मानते हैं। संगीत, आपका मतलब क्या मतलब है? एक अधिकारी ने घबराते हुए पूछा। संगीत, गोपी ने उन्हें देखा, फिर कमरे में उपस्थित सभी अधिकारियों को। मिस्टर यादव, कल आपने मुझे सभी के सामने अपमानित किया। आपने मुझे बाहर जाने के लिए कहा, जैसे कि मैं यहाँ बोलने के लायक नहीं था। लेकिन आज मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि एक नेता को लोगों को केवल उनकी उपस्थिति से नहीं आंकना चाहिए। कमरा शांत हो गया। कई अधिकारियों ने अपना सिर झुका लिया। संगीत, मिस्टर यादव, जिनके पास आमतौर पर हर बात का जवाब होता था, केवल चुपचाप खड़े रह सकते थे। उनका चेहरा पीला पड़ गया था। मैं बदला लेने नहीं आया हूँ, गोपी ने और अधिक दृढ़ लहजे में कहा। मैं आपको एक सबक सिखाने आया हूँ। आप एक ईमानदार नेता बने। आपको लोगों की सेवा करने के लिए चुना गया है, न कि उन्हें अपमानित करने के लिए। क्योंकि किसी ऐसे व्यक्ति के पीछे जिसे आप छोटा मानते हैं, उससे कहीं अधिक शक्ति हो सकती है जितनी आप रखते हैं। इसके साथ ही गोपी ने दस्तावेजों को मेज पर रखा, फिर पलट गए और कमरे से बाहर चले गए। संगीत, वह कौन है? फुसफुसाहटें फिर से शुरू हो गईं। संगीत, कोई जवाब नहीं था। संगीत, गोपी अपने लिए नहीं, बल्कि उन सभी छोटे लोगों के लिए मुस्कुराए जिन्हें इतने समय से अन्याय का सामना करना पड़ा था। सुबह का साफ आसमान एक ऐसी सच्चाई का गवाह था जो आखिरकार सामने आ गई थी। दादा गोपी की असली पहचान की खबर तेजी से फैल गई, जैसे जंगल की आग। घंटों के भीतर पूरे गांव और आसपास के क्षेत्र इसके बारे में बात करने लगे। गोपी संतोष का नाम अचानक सुर्खियों में आ गया। स्थानीय मीडिया ने इस गरीब दादा की कहानी को कवर करने के लिए दौड़ लगाई, जो उत्तर प्रदेश के एक बड़े करोड़पति निकले। छोटे गांव में जहां गोपी रहते थे, वे ग्रामीण जो पहले उन्हें दयालुता से देखते थे, अब हैरान थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जिस बूढ़े आदमी को वे इतने समय से गरीब और साधारण मानते थे, वह कई बागानों और बड़े व्यवसायों का मालिक था जो क्षेत्र की अर्थव्यवस्था की रीढ़ थे। बाजार के व्यापारी, जो अक्सर उनसे बात करते थे, अब केवल अपना सिर हिला सकते थे, अपनी पिछली धारणाओं पर शर्म महसूस कर रहे थे। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान अधिकारी थे, खासकर मिस्टर यादव। अपने कार्यालय में वह मीडिया में प्रसारित होने वाली खबरों को लगातार पढ़ते रहे। उनकी अपनी तस्वीर, जिसमें वह मुस्कुराते हुए और हल्के से हंसते हुए गोपी का अपमान कर रहे थे, अब व्यापक रूप से फैल चुकी थी। स्थानीय मीडिया की सुर्खियों में लिखा था, सांसद द्वारा अपमानित दादा एक करोड़पति निकले। संगीत, मिस्टर यादव ने अपनी भौहों पर चिंता के साथ स्क्रीन को देखा। संगीत, हर कोई अब जानता था कि उन्होंने उस व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार किया था जिसे वे छोटा और महत्वहीन मानते थे। और फिर उनके कार्यालय का टेलीफोन लगातार बजने लगा। वह जानती थीं कि इसका मतलब था कि उनकी राजनीतिक प्रतिष्ठा खतरे में थी। उस दोपहर गोपी ने एक स्थानीय समुदाय के नेता से फोन कॉल प्राप्त किया, जिसने उन्हें शहर में वापस आने के लिए कहा। इस बार यह कार्यक्रम सामाजिक सहायता पर चर्चा करने के लिए नहीं था, बल्कि अधिकारियों द्वारा अपने व्यवहार के लिए माफी मांगने के लिए आयोजित एक आपातकालीन बैठक थी। गोपी अपनी शांत प्रकृति के साथ आने के लिए सहमत हो गए, सम्मान या प्रशंसा प्राप्त करने के लिए नहीं,
बल्कि उन लोगों को एक और सबक देने के लिए जिन्होंने इतने समय से सत्ता धारण कर रखी थी। वह जानते थे कि यह नेताओं के गरीब लोगों के प्रति दृष्टिकोण को बदलने का अवसर था। शहर में माहौल पहले से अलग था। कोई हंसी नहीं थी, कोई व्यंग्यात्मक निगाहें नहीं थीं। मिस्टर यादव सहित सभी अधिकारी गोपी के कमरे में प्रवेश करते ही अपराधबोध से भरे चेहरों के साथ खड़े थे। इस बार वे जानते थे कि वे एक साधारण बूढ़े आदमी से नहीं निपट रहे थे। वे एक ज्ञान से भरे व्यक्ति से निपट रहे थे जिसने उन्हें एक मूल्यवान सबक सिखाया था और उन्हें यह सुनना था। संगीत 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 हमेशा की तरह गोपी बिना किसी गार्ड के, बिना किसी विलासिता के आए, केवल अपने आप और अपने हाथ में एक छोटी सी फाइल लेकर। मिस्टर यादव, जो आमतौर पर आत्मविश्वास से भरे रहते थे, अब घबराए हुए लग रहे थे। वह अपनी कुर्सी से खड़े हो गए, एक जबरन मुस्कान के साथ गोपी का स्वागत करने की कोशिश कर रहे थे। स्वागत है मिस्टर गोपी। हम यहाँ आपकी उपस्थिति की बहुत सराहना करते हैं, उन्होंने अजीब लहजे में कहा। गोपी ने केवल थोड़ा सा सिर हिलाया, फिर पोडियम की ओर चले गए, माइक्रोफोन के सामने खड़े हो गए। उन्होंने पूरे कमरे को देखा। संगीत, मैं यहाँ आपसे माफी मांगने नहीं आया हूँ, उन्होंने धीरे से कहा। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। मैं यहाँ गरीब लोगों के प्रतिनिधि के रूप में आया हूँ। संगीत। मिस्टर यादव, जो अभी भी खड़े थे, अपना सिर झुका लिया। वह गोपी को देखने की हिम्मत नहीं कर सके, जबकि कुछ अन्य अधिकारी अपनी सीटों पर बेचैन लग रहे थे। गोपी ने अपनी फाइल खोली, कुछ दस्तावेज निकाले और उन्हें पोडियम के सामने मेज पर रखा। यह मेरे गांव के गरीब लोगों के बारे में डेटा है, उन किसानों के बारे में जो अपने उत्पादों को उचित मूल्य पर नहीं बेच सकते, उन छोटे व्यापारियों के बारे में जो बढ़ती कीमतों के बीच संघर्ष करते रहते हैं, उन मजदूरों के बारे में जो दिन रात काम करते हैं लेकिन अपने परिवारों का पेट भरने के लिए पर्याप्त नहीं कमाते। संगीत, आप नेता हैं, आप जिम्मेदार हैं। संगीत, जिम्मेदार और भरोसेमंद। संगीत, उन्होंने मिस्टर यादव को देखा। संगीत, जिम्मेदार और भरोसेमंद। संगीत, एक नेता को लोगों को उनकी उपस्थिति से नहीं आंकना चाहिए। संगीत, किसी ऐसे व्यक्ति के पीछे जिसे आप छोटा मानते हैं, उससे कहीं अधिक शक्ति हो सकती है जितनी आप कल्पना कर सकते हैं। उसके बाद गोपी ने अपनी फाइल बंद की, फिर मुड़ गए और कमरे से बाहर निकल गए। कोई ताली नहीं बजी, कोई आवाज नहीं आई, केवल चुप्पी और एक भारी भावना थी जो उन लोगों को घेर रही थी जिन्होंने इतने समय से गरीब लोगों को कम करके आंका था। शहर से गोपी के बाहर निकलने के बाद उनके धीमे कदम उस सत्य को दर्शा रहे थे जो आखिरकार सामने आ गया था, और उनके शब्द नेताओं के बीच गूंजेंगे। गोपी के शब्द। संगीत, संगीत। मिस्टर यादव अपनी मेज पर बैठ गए, अपना सिर झुका लिया। संगीत, संगीत। वह फिर से एक रिपोर्ट पढ़ने लगे जिसने उन्हें और भी हैरान कर दिया। गोपी सिर्फ एक करोड़पति नहीं थे, बल्कि एक महान परोपकारी भी थे जिन्होंने सालों से चुपचाप गरीब लोगों की मदद की थी। उन्होंने दूरदराज के गांवों में स्कूलों को वित्त पोषित किया था, वंचित बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान की थी और यहाँ तक कि भूले हुए क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा बनाने में भी मदद की थी। मिस्टर यादव के हाथ कांपने लगे। उन्होंने उस व्यक्ति का सामना किया था जिसका उन्होंने इतने समय से अपमान किया था। इतनी बड़ी दौलत वाला कोई व्यक्ति इतना साधारण जीवन कैसे चुन सकता है? उन्होंने धीरे से बुदबुदाया, और मैंने उसे शर्मिंदा किया। इस बीच अपने छोटे से गांव में गोपी हमेशा की तरह अपना दिन बिताते रहे। वह गांव की सड़कों पर चलते रहे, बाजार में व्यापारियों का अभिवादन करते रहे और धैर्यपूर्वक उनकी शिकायतें सुनते रहे। लेकिन इस बार कुछ अलग था। वे लोग जो पहले उन्हें तुच्छता से देखते थे, अब उन्हें सम्मान के साथ देखते थे। कुछ तो उनके पास आकर माफी भी मांगते थे,
यह स्वीकार करते हुए कि उन्होंने केवल उनकी उपस्थिति से न्याय करके गलती की थी। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव शहर में हुआ। वे अधिकारी जो पहले घमंडी और अहंकारी थे, अब एक अलग दृष्टिकोण दिखाने लगे थे। वे अब अधिक बार फील्ड में जाने लगे, सीधे गरीब लोगों की शिकायतें सुनते थे और उन नीतियों को ठीक करने की कोशिश करते थे जो इतने समय से केवल कुछ ही लोगों को लाभ पहुंचाती थीं। मिस्टर यादव, जो सबसे ज्यादा दोषी महसूस कर रहे थे, ने सीधे गोपी के गांव जाने का फैसला किया। जब मिस्टर यादव गांव पहुंचे तो गोपी ने उनका गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए स्वागत किया। कोई गुस्सा नहीं था, कोई द्वेष नहीं था, केवल एक समझदार मुस्कान थी। मैं अपनी गलतियों को सुधारने के लिए सब कुछ करूंगा, दादा, मिस्टर यादव ने अपनी आवाज में ईमानदारी के साथ कहा। मैं सुनिश्चित करूंगा कि गरीब लोगों के साथ अब वैसा व्यवहार न किया जाए जैसा मैंने आपके साथ किया था। गोपी मुस्कुराए, फिर मिस्टर यादव के कंधे पर हाथ रखा। वह वादा मेरे लिए नहीं है, सर। वह वादा उन लोगों के लिए है जिनका आप प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्हें निराश मत कीजिए। वह बातचीत एक ऐसा क्षण बन गया जिसने मिस्टर यादव के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। वह हल्के दिल से घर लौट आए, एक नेता के रूप में अपने कर्तव्यों को बेहतर ढंग से निभाने के लिए एक नए दृढ़ संकल्प के साथ। और वह बदलाव केवल उनमें ही नहीं, बल्कि गोपी की कहानी से प्रेरित कई अन्य अधिकारियों में भी दिखाई दिया। अपनी तरफ से गोपी ने अपना साधारण जीवन जारी रखा। उन्होंने कभी भी अपने किए गए कार्यों के लिए सम्मान या पहचान की तलाश नहीं की। उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि गरीब लोगों की अब सुनवाई हो रही थी और नेता अपनी जिम्मेदारियों को समझने लगे थे। लेकिन इन सब के पीछे गोपी जानते थे कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। उन लोगों के लिए न्याय के लिए अभी बहुत कुछ करना बाकी था जिन्हें किनारे कर दिया गया था। और हालांकि वह केवल एक बूढ़ा आदमी थे, धीमे कदमों के साथ उन्होंने कभी भी अपनी लड़ाई बंद नहीं की। वह हमेशा गांव के गरीब लोगों के साथ चलते रहे, यह विश्वास करते हुए कि यह दुनिया एक बेहतर जगह हो सकती है जब तक ऐसे लोग हैं जो गोपी जैसे सत्य के लिए लड़ने की हिम्मत करते हैं। उस दिन गोपी के छोटे से गांव में जीवन हमेशा की तरह चलता रहा। लेकिन उस दिखाई देने वाली सादगी के पीछे एक बड़ा बदलाव आया था। गोपी के शब्दों और कार्यों ने न केवल अधिकारियों पर बल्कि व्यापक समुदाय पर भी एक गहरी छाप छोड़ी थी। उन्होंने साबित कर दिया था कि सच्ची ताकत धन या पद में नहीं होती, बल्कि न्याय और सत्य के लिए लड़ने के साहस में होती है। सुबह के साफ आसमान में गोपी अपने घर में बैठे थे, सामने के हरे भरे धान के खेतों को देख रहे थे। एक हल्की हवा चल रही थी जिससे ताजी मिट्टी की सुखद सुगंध आ रही थी। एक छोटा बच्चा उनके पास दौड़कर आया, उसके हाथ में एक लिफाफा था। दादा, यह आपके लिए है, बच्चे ने मुस्कुराते हुए कहा। गोपी ने लिफाफा लिया और उसे खोला। यह शहर के अधिकारियों से एक निमंत्रण था, उन्हें एक विशेष पुरस्कार समारोह में सम्मानित करने के लिए। संगीत 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 संगीत। गोपी को नहीं लगा कि उन्होंने जो कुछ भी किया वह किसी पुरस्कार के लायक था। उनके लिए उन्होंने केवल वही किया था जो हर इंसान को करना चाहिए, न्याय और सत्य के लिए लड़ना। उन्होंने पत्र को मेज पर रखा, फिर सामने के खेतों को देखने लगे। कुछ दिनों बाद पुरस्कार समारोह शहर में आयोजित किया गया। अधिकारी, समुदाय के नेता और ग्रामीण इस पल का गवाह बनने के लिए इकट्ठा हुए। जब गोपी का नाम पुकारा गया तो सभी खड़े हो गए और जोर से ताली बजाने लगे। संगीत संगीत। गोपी मंच पर चढ़े, माइक्रोफोन के सामने खड़े हुए और अपनी शांत मुस्कान के साथ उन्होंने कहा, अगर हमारे नेता गरीब लोगों की बात सुनना शुरू कर दें तो यह मेरे लिए पर्याप्त से भी अधिक है। वे शब्द फिर से फैल गए,
बहुत से लोगों को याद दिलाते हुए कि सच्चा सम्मान कप या पुरस्कार से नहीं आता, बल्कि उस प्रभाव से आता है जो हम दूसरों के जीवन पर छोड़ते हैं। उस गांव में गोपी एक साधारण व्यक्ति बने रहे। वह गांव की सड़कों पर चलते रहे, व्यापारियों, किसानों और छोटे मजदूरों की कहानियां सुनते रहे। लेकिन इस बार वह अकेले नहीं चल रहे थे। उनके पीछे बहुत से लोग थे जो उनके साहस से प्रेरित थे, उस लड़ाई को जारी रखने के लिए तैयार थे जो उन्होंने शुरू की थी। और कहीं शहर में जिन अधिकारियों ने पहले उन्हें तिरस्कार किया था, वे अब पहले से कहीं ज्यादा मेहनत कर रहे थे। वे जानते थे कि गोपी जैसे साधारण व्यक्ति के पीछे एक ऐसी ताकत थी जो दुनिया को बदल सकती थी। और वे गरीब लोगों के विश्वास को निराश नहीं करना चाहते थे, जिन्हें उन्होंने इतने समय से अनदेखा किया था। गांव में शाम का आसमान फिर से साफ हो गया, एक ऐसे वादे की तरह कि जो लोग इसके लिए लड़ने की हिम्मत करते हैं, उनके लिए हमेशा उम्मीद होती है। और दादा गोपी अपने धीमे कदमों के साथ बदलाव की भावना को आगे बढ़ाते रहे जो कभी बुझने वाली नहीं थी।